हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर और आप देख रहे हैं आरडी क्लासेस ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे अलग करके आप सभी को बताएंगे। क्योंकि इस अगर क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं, क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही ईजी हो जाता है। और ये जो सारे क्वेश्चंस है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देखते हैं बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हीलियम जो है वह कैसा तत्व है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया जाता है सक्रिय, क्रियाशील, निष्क्रिय और उदासीन। तो जो हीलियम है वह निष्क्रिय तत्व है। तो यहाँ पे जो एक नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है निष्क्रिय तत्व है। तो यहाँ पे जो सी नंबर जो सी है निष्क्रिय, वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आवर्त सारणी, जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पूछ रहा है कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है 7, 9, 8 और 18। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल जो वर्ग की संख्या है वह टोटल है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल का पीएच मान। यहाँ पे पूछ रहा है स्वच्छ जल जो होता है उसका पीएच मान यहाँ पे पूछ रहा है। जो शुद्ध जल होता है, जो स्वच्छ जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि जो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ जल का पीएच मान हमेशा 7 ही होता है। और ये सारे जो क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम निष्क्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं। और स्वच्छ जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद जो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है वह है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो उससे जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण, अवकरण, संरक्षण और कोई नहीं। तो यहाँ पे जब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है। जो बर्फ गलता है उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं। तो जो बर्फ गलता है उसका जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो जब भी कोई बर्फ गलता है तो वो जो परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कार का हेडलाइट होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कार का हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का, मतलब उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और कोई नहीं। तो किसी भी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कार होगा उसके हेडलाइट में जब भी किसी पूछेगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि सौर कुकर में, जो सौर कुकर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कार के हेडलाइट का और दूसरा है सौर कुकर के, मतलब सौर कुकर जो होता है उसमें दोनों पूछ रहा है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कार के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का और जो सौर कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक चीज याद रखते हैं हम लोग कि कार के हेडलाइट जो होता है और जो सौर कुकर होता है ये दोनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर यहाँ पे कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है दुगुनी, चौगुनी, आधी और बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है उस जो वक्रता त्रिज्या की होती है, मतलब जो लेंस की फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है।
दोगुनी होती है, चौगुनी होती है, आधी होती है या बराबर होती है। तो लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर है कि लेंस की क्षमता का, जो लेंस का क्षमता होता है उस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे एसआई मात्रक हम लोगों को बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है डायप्टर है, दूसरा है केल्विन, तीसरा है वॉट और चौथा है कोई नहीं। तो जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वह डायप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। उसके बाद जो लास्ट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है वह दिया गया यहाँ पे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अस्पष्ट दृष्टि मतलब जहां तक हम लोग एकदम साफ सुथरा देख सके, यानी कि पूछ रहा है कि जो अस्पष्ट दृष्टि होती है उसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत और 25 किलोमीटर। तो जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हम लोग अस्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं। तो यही हम लोगों का जो टोटल क्वेश्चन है आज का फिजिक्स का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है। तो अगर इसे आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के आने का। और आप लोग अगर इसे तैयार करके रखेंगे तो आप लोग आसानी के साथ इन सारे क्वेश्चंस का